उपस्थित में हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का आज जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस अवसर पर डेहरी विधायक फतेह बहादुर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के अवसर पर वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी औरंगाबाद जिले के कोने कोने से साथी माताएं और बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी लोगों को नए भारत, जय भीम, जय भारत, जय वंदे, जय संविधान। साथियों, आज सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी का आज ही के दिन 31 जनवरी 1829 को इनका जन्म हुआ था और इनका शादी ज्योतिबा और फुले से 1840 में हुआ। शादी के बाद ज्योतिबा और फुले ने उनको शिक्षित करने का काम किया और भारत वर्ष का पहला शिक्षिका 1948 में बनाया और जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय में पढ़ाने जाने का काम करने लगी तो मनमानियों के द्वारा उनके पढ़े और भद्रता के साथ गोबर फेंका गया, पत्थर फेंका गया, गंदगी फेंका गया। सावित्रीबाई फुले ने इस अकल से तंग आकर करके उन्होंने ज्योतिबा और फुले से कहा कि विद्यालय में नहीं जाऊंगा और इन लोगों का अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज्योतिबा और फुले ने दोबारा उनको समझाया और उन्हें ये ज्योतिबा और फुले ने उनके हाथों में एक और साड़ी दिया और कहा कोई बात नहीं है, हमें हार नहीं मानना है। और उस दिन से फिर सावित्रीबाई फुले ने एक और साड़ी हाथ में लेकर विद्यालय में जाते थे और विद्यालय में साड़ी उन्हें बनती थी। इसके बाद बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। उस समय संविधान लागू नहीं था। उस समय ब्राह्मण कोई भी कुकर्म करे, हत्या करे, कुछ भी करे, वो दंड का भागी नहीं था। तो उस समय सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया और आज तो संविधान लागू है और संविधान में हम सबों को बराबर का अधिकार दिया है। तो आज हम अपने मिशन से पीछे कैसे हट सकते हैं? हमारा मिशन है, हमारा ही क्या, हम सभी भारतवर्ष के मूल निवासियों का, बहुजनों का मिशन है। और जो सावित्रीबाई फुले ने उस समय हमारे लिए कहा था, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब विद्यालय की घंटी बजती है, जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तरफपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है आपको कि आपको किस ओर जाना है। यही होर्डिंग पटना में लगा है और मैंने सावित्रीबाई फुले के ज्ञान के ज्योति को मैं पूरे देश में फैलाने के लिए पटना में होर्डिंग लगवाया तो देश के पूरे मनवादियों के सीने में जलन होने लगा और पेट में दर्द होने लगा। और इतना दर्द हुआ कि आज पटना में होर्डिंग लगवा दिया कि जो फतेह बहादुर से जीव काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपया देने का काम करेंगे। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उन लोगों को धमकी से हमें पीछे हो जाना चाहिए कि अपने कार्य मतलब कि जिस क्षेत्र में हम बढ़े हमें मतलब कि बेहतर आना चाहिए? अब लोग वोट उठा करके समर्थन दीजिए सभी। तो यही लड़ाई जो है डेहरी के पड़ाव मैदान से मतलब इसमें होने जा रहा है। और आप लोग पूरी आह्वान कर दीजिए पूरे बहुजन समाज के लोग जिनके लिए सावित्रीबाई फुले ने उस समय पीछे नहीं हुई, अत्याचार से ही जितने उन लोगों का गोबर और
दिया। आज वही लड़ाई को हमने लेकर के मतलब की चल दिया और उस गौरी के पड़ाव मैदान से आप लोग मनुवादियों को, देश के मनुवादियों को बता दीजिए, इतनी संख्या में आइए और बताने का काम करिए कि हमें विद्यालय चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। ये लड़ाई शिक्षा और अंधविश्वास की लड़ाई है और ये लड़ाई केवल गौरी और बिहार की नहीं है, ये लड़ाई संपूर्ण भारतवर्ष की लड़ाई है। और इस भारतवर्ष की लड़ाई में इस कार्यक्रम में हमारे जितने लोग हैं, सभी लोगों से मैं चाहता हूं कि हमारे न आगे चलना है न पीछे चलना है, हमारे साथ में कदम में कदम मिलाकर चलना है। चूंकि लड़ाई हमने छेड़ दिया है, अगर हम लड़ाई को सफल नहीं बना पाए, अपने लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो बहुत जल्द 24 में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में सिर्फ दो ही विचारधारा चलेगा और पूर्व से ही चलते आया है। एक तरफ गौतम बुद्ध का मानववादी विचारधारा और एक तरफ मनुवादी विचारधारा। एक तरफ संविधान है, दूसरे तरफ मनुस्मृति है जो सावित्रीबाई फुले को दलील करने का काम किया था। और वही मनुस्मृति से आज जो देश में बैठे हुए लोग हैं, संविधान कहने का लागू है, ये लोग मनुस्मृति से देश चलाने का काम कर रहा है। अगर मनुस्मृति से देश चलाने का काम नहीं करता तो अयोध्या में मंदिर नहीं, विद्यालय बनता, यूनिवर्सिटी बनता, हॉस्पिटल बनता, बड़े बड़े फैक्ट्री लगता जिसमें देशवासियों को रोजगार मिल सके। कोई भी मंदिर मस्जिद बनाने का काम किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। मंदिर मस्जिद बनाने का साधन और मौलाना लोगों का है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे देश के पूरे बहुजन समाज के लोगों को, संपूर्ण महिलाओं के हाथों से कलम और किताब छीनकर धर्म का झंडा और अंधविश्वास में झोंकना चाह रहे हैं ताकि ये लोग शिक्षा प्राप्त करें और मैं जो चाहूं वो कर सकूं। अगर ये लोग 24 में गलती से भी आ गए तो जो सांसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसमें सिंदूर लगा दिया है मनुस्मृति का प्रतीक, अगर आ गया तो सीधा उसको कुछ नहीं करना है, सीधा संविधान को साइड करेगा और मनुस्मृति उसका संविधान हो जाएगा। वो बढ़ रहा है गोलवर्कर की भारत की तरफ। उसका स्पष्ट कानून है कि हमें गोलवर्कर का भारत चाहिए और गोलवर्कर का जो भारत है वो मनुस्मृति का भारत है। और पूरे देश में लोग कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सीधा ब्राह्मण राष्ट्र, और उस ब्राह्मण राष्ट्र में, उस हिंदू राष्ट्र में 90% के बहुजन समाज के लोगों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। उस हिंदू राष्ट्र में 90% के पिछड़े और दलितों के लिए शूद्र कहा गया है और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि आने वाले 24 के बाद आपके बच्चों के हाथ में कलम के जगह, आपके बच्चों के हाथ में कलम और किताब के जगह कमर में झाड़ू और गले में हांडी बन जाए? नहीं चाहते। तो नहीं चाहते हैं तो पूरी एक होकर के बहुजन समाज के 90% के लोग 24 में इन मनुवादियों को सत्ता से उठाना होगा। लेकिन कैसे उठाएंगे? उस मनुवादी के साथ तो हमारे लोग भी मिलेंगे, हमारे लोग भी मिलेंगे और अब हमारे लोग कह रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। हमारे लोगों ने तो गुलामी स्वीकार कर लिया है, तो क्या यह भी निश्चय करना पड़ेगा कि हमें गुलामी के साथ चलना है कि हमें देश में क्रांति लाने वालों के साथ चलना है, हमें संविधान को मिटाने वालों के साथ रहना है कि हमें संविधान को बचाने वालों के साथ रहना चाहिए? यही नहीं, अभी लोग आएंगे बहुजन समाज के नेता जिन्होंने
आरएसएस का गुलामी स्वीकार कर लिया है और कहेंगे कि हम तो आपका भाई है, आपका परिवार है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनो, दिग्भ्रमित करेंगे। लेकिन पूछिएगा उन लोगों से कैसे बनेंगे समाज का मुख्यमंत्री जब 24 में वो सत्ता में आ जाएगा और पूरी प्लान है उसका मनुस्मृति लाने का, और जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो क्या मनुस्मृति में वोट देने का अधिकार है क्या? मनुस्मृति में चुनाव लड़ने का अधिकार है क्या? तो जब 24 में ही पूरे बहुजन शूद्र हो जाएंगे तो कैसे तुम मुख्यमंत्री का मतलब बनेंगे? जनता को धोखा मत दो। ऐसे लोगों को जो वहां बैठकर हमारे बहुजन समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहा है, दलाली करने का काम कर रहा है, वैसे लोगों के गांव में आपने घुसने का बहुत कठिन लड़ाई है। और हमारे बच्चों को कलम और किताब का भविष्य का लड़ाई है। मैं तो कह दूंगा हमारे पूरे लायक थे, हमारे जितने पूर्वज लोग हैं ये सब लोग लायक थे ना। अगर लायक नहीं होते तो हमें हाथ पैर में करके होते क्या? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अगर हम 24 में देश को नहीं बचा पाए तो क्या हम अपने बच्चों के आंख में आंख डाल करके हम बात करने लायक रहेंगे क्या? रहेंगे? तो हम ऐसा काम करें 24 में देश को बचाएं, 25 की लड़ाई 25 में बात करें। अभी 24 है, अभी 25 की बात नहीं है। और समझ लीजिए इसी पर जो है काशीलाल जी ने किताब लिखा था पंचायत, उसमें लिखा था हमारे ही लोग कुछ संचय हो गए हैं जो वहां बैठकर हमारा संघर्ष कर रहे हैं। और जिन लोगों के जमाने में चर्चा को दूरी करने वाला लग जाता है वो ताजुर्गी दलाली करने का काम करता है, ताजुर्गी दलाली करने का काम करता है। ऐसे दलालों को संभाल रहा है, ऐसे दलालों को संभाल रहा है नहीं। अब चले जाइए उत्तर प्रदेश में, हम तो आज यहाँ सभा कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको अगर ऐसा सभा जब करिएगा तो आपका हत्या हो जाएगा या आपको जेल में डालेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह मनुस्मृति लागू है। तो ऐसा नहीं, हमें उसी बात का डर है कि जो हम अभी सावित्रीबाई फुले का मूर्ति का आंदोलन हमने किया है 24 के बाद हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इस बात का हमें चिंता है। आपने संग्राम के सोच में बहुत बौद्ध विहार बनाने का काम किया था, लाखों बौद्ध विहार था आपके देश में। लेकिन जैसे ही राजा दुर्योधन का हत्या हुआ पुष्पमित्र राजा बने, सारे बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। और जो नष्ट नहीं कर पाया उसको धार्मिक अड्डा बना दिया, उसको पाखंडवाद का अड्डा बना दिया। तो आपको क्या लगता है जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा इस मूर्ति में रहने में लग गया रहने में क्योंकि टोटल सत्ता उसके हाथ में होगा। अभी आरएसएस का 25 लाख सेना उसका अपना तैयार है और सारे संस्थान पर उसका कब्जा है। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तो नई शिक्षा नीति 2020 ला रहा था। उस 2020 शिक्षा नीति में आप अच्छा से पढ़िएगा तो उस समय का द्रोणाचार्य का केवल उठा करता था, लेकिन इस समय का द्रोणाचार्य केंद्र में बैठा है। बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा का पूरा हाथ का खुदा है और पूरे देश में उसका प्लान चल रहा है कि जितने सरकारी स्कूल है सभी सरकारी स्कूल को प्राइवेट करना। तो अगर निजीकरण हो जाएगा तो हमारे बच्चे कहां चले जाएंगे? बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी आप देखिए सारे संस्थानों पर उन्होंने कब्जा कर रहा है। एक लेटरल एंट्री लगा है, लेटरल एंट्री के द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। इसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं हो और संयुक्त सचिव जो पद है वही लोग उस पद पर बैठकर देश को चलाते हैं, वही लोग उस पद पर बैठकर देश को चलाते
जाते हैं, जो हमारे बच्चे यूपीएससी पास कर करके जब प्रमोशन करते करते वहां तक पहुंचते हैं, क्या हमारे बच्चे वहां तक और मतलब जा सकते हैं? क्या जा सकते हैं? तो इस लड़ाई को पूरे भारतवर्ष के मूल निवासियों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। भाई ये लड़ाई लड़ने को नेता आपके साथ नहीं आएगा, अपने सूझबूझ से लड़ाई लड़ना। चूंकि हमने 18 में देखा था 30 की लड़ाई और ऐसे एक्ट में जो बदलाव हुआ था उसकी लड़ाई पूरे देश के लोगों ने अपने हाथ में लिया और सड़क पर उतर गया। नतीजा हुआ कि भारत सरकार को झुकना पड़ा और दोनों काला कानून को वापस लेना पड़ा। उस समय सारे नेता ऐसी में सो रहे थे, लेकिन देश के लोगों ने लड़ाई में अपने हाथ में लिया। तो क्या आज जो 2024 की लड़ाई है, क्या संविधान को बचाने के लिए, अपने बच्चों को मतलब शिक्षा को बचाने के लिए देश का बहुजन लड़ाई अपने हाथ में नहीं ले सकता है? क्या ले सकता है? तो लेना है। और आप सभी लोगों से एक बार मैं पुनः और आग्रह में करता हूं कि भाई ये शिक्षा की लड़ाई, ये संविधान की लड़ाई, ये धन दौलत और जो जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था 100 में 90 भाग हमारा है, धन भक्ति और राजपाट में 90 भाग हमारा है। क्या उनका सपना पूरा हो गया है? क्या नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के कुछ लीडर हैं वो तो कहते हैं कि जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था पूरा हो गया है। आपका प्रधानमंत्री बहुजन है, 90 का है, राष्ट्रपति 90 का है, बिहार का मुख्यमंत्री 90 का है, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री 90 का है, 90 का है, लेकिन दलाल है। तो यही हमें समझना है कि उनका जवाब देना होगा। भाई जगदेव बाबू ने कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। अगर सिद्धांत से समझौता किए होते तो उनका हत्या नहीं होता, उनका हत्या नहीं होता। और आप कैसे नेता है भाई समाज का नेतृत्व करने वाले हैं, जो एक एमएलसी के लिए, जो एक राज्यसभा के लिए, जो एमपी के टिकट के लिए बंदर की तरह इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल उछलते रहते हैं और समझौता करते रहते हैं और बार बार समाज को बेचने का काम करते हैं। क्या समाज वैसे लोगों को माफ करने का काम करेगा? क्या तो सावधान रहना, सावधान रहना है ऐसे लोगों से। कोई भी आ जाए जो संविधान मिटाने वाले के लाइन में खड़े हैं उसको मिटाना पड़ेगा, और कोई भी आ जाए जो संविधान बचाने वाले के लाइन में खड़ा है उसको कंधे में कंधे मिलाकर उसको पारिया में भेजने का काम करना होगा, ताकि हम 24 में संविधान को बचा सके और अपने बच्चों को भविष्य को बचा सके। और एक बार पुनः जो हमारे 7 जनवरी को रखा है भाई, वो पूरे देश के बहुजनों का प्रतिष्ठा इस पर निर्माण होगा। आप सभी लोगों से आग्रह है। उसके बाद हम जयंती को मनाते हैं, शहादत भी मनाते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन हमारे विचारों में बदलाव नहीं होता। जब भी घर में शादी ब्याह गिरी प्रवेश का बात आता है तो हम कहने लगते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो चाहते हैं लेकिन हमारी पत्नी राजी नहीं है। कैसे पत्नी राजी होगी? आप जब पत्नी को अपने साथ कंधे में कंधे मिला कर लेकर नहीं चलेंगे तो कैसे पत्नी आपके साथ देगी? तो मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूँ, मैं भी उस कार्यक्रम में अपने पत्नी को लेकर आऊंगा और आप सभी लोग से आग्रह है कि अपने अपने पत्नी और बच्चों को लेकर इस कार्यक्रम में लेकर आइएगा, ताकि जब तक महिलाओं में बदलाव नहीं होगा तब तक विचार में बदलाव संभव नहीं। क्योंकि महिला ही घर को संभालती है और महिला ही बच्चों को समझाती है, इसलिए सावित्रीबाई फुले का जो विचार है एक महिलाओं के दिमाग में डाल में उस पड़ाव में डाल में डेहरी के पड़ाव में डाल जाना चाहिए। क्या आप लोग सहमत है? आप सभी लोग अपने अपने पत्नी और बच्चों को लेकर आने को तैयार है तो एक बार हाथ उठाइए सभी लोग। मैं वहां भी देखूंगा, मैं सबको पहचानता हूँ, मैं सभी लोगों को पहचानता हूँ, सभी लोग हमारे अपने
में आना है और अधिक से अधिक संख्या में आना है। इसलिए आना है कि जिन मनुवादियों ने मेरा जीव काटने का घोषणा किया है, भीड़ दिखाकर उस मनुवादियों को जवाब देना है कि देखो तुम 10% वाले हो और हम 90% वाले हैं। हमारी आबादी 90% है और तुम्हारी आबादी 10% है। डरना तुमको चाहिए, हम डरने वाले नहीं हो। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।